हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट रतेन श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले तो ये जो हमारा सेकेंड लेक्चर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और जो पहला कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम वगैरह है, इंट्रोडक्शन इन्वायरमेंट स्टडी वगैरह है, और ये सब सारी चीज़ें आपको मेरे पिछले लेक्चर में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे सारी जो नई वीडियो का अपडेट है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के, और आप डायरेक्ट उसको देख सकें। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट 6 सेमेस्टर के मैकेनिकल ऑल ब्रांच में लगे होते हैं, अपने कॉमन सब्जेक्ट है ये, तो ये और इन्वायरमेंट स्टडी, तो ये दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आइए, मतलब इसमें सेकेंड ईयर के भी अच्छे से देख सकते हैं और थर्ड ईयर के भी, वो दोनों का सिलेबस एक ही। एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब बहुत ही आपके लिए लाभदायक ये वीडियो होगा, आप लोग इसको देखिए, है गाइस। ठीक है, तो चलते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन, हमारा जो पॉल्यूशन क्या होता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रदूषण पर्यावरण के दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। कहने का मतलब साफ है कि जो हमारे प्रदूषण है वो हमारे पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थों के प्रवेश होने के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने के दोष होते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, इसमें दूषक पदार्थ कोई मतलब दूषक पदार्थ प्रवेश करता है, जिससे हमारा संतुलन खराब होता है। तो उसमें प्रवेश कर जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके कारण हमारा होता है, पॉल्यूशन होता है। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। हमारा क्या होता है कि पॉल्यूशन हमारा क्या करता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे एटमॉस्फेयर सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है, और हमारे जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषक का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अच्छावित द्रव्यों से दूषित होना। मतलब कि प्रदूषक का अर्थ है कि हवा, पानी, मिट्टी आदि, ये हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, और मिट्टी से भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ों से हमारा अच्छावित द्रव्यों से दूषित हो जाता है, उसे पॉल्यूशन कहते हैं, जिसका सजीवों का समक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसका जो हम लोग के सजीव हैं उन पे क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से विपरीत इसका अपोजिट इसका इफेक्ट पड़ता है, तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव इफेक्ट डालता है। कौन? प्रदूषण हमारा। वर्तमान समय में पर्यावरण अवनयन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके सोर्स क्या क्या होते हैं। हमारे सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्स क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे वाहन से निकलने वाली धुआं, ये हमारे सोर्स है पॉल्यूशन का। इसके जरिए हमारा प्रदूषण बढ़ता है, या प्रदूषण कह लीजिए, प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक इकाई से निकलने वाली धुआं तथा रसायन, हमारे जो इंडस्ट्री सिस्टम में जो हमारे धुआं वगैरह निकलते हैं या फिर केमिकल वगैरह निकलते हैं, तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो उससे हमारे सर्दियों में जो हमारे कोहरे छाए रहते हैं वो सब हमारे सोर्स किसके हैं? पॉल्यूशन के। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है। सीधी सी बात है, जैसे ठंडी के दिनों में हम लोग अगर कोहरा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि दिख नहीं पाता है, और आँखों में जलन भी होने लगती है। ज़्यादातर उसको हम लोग देख लें तो
और उससे बहुत ज़्यादा हमारे डिसएडवांटेज हैं। उससे क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। मानव मानव मल मल का नदियों नहरों आदि में विसर्जित, जैसे जो हम लोग गंदगी करते हैं तो उसको उसके ज़रिए भी हमारे नदी नहर आदि में जो विसर्जित हो जाता है, जो हम लोग फैला देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे नदी नहर के आदि के जरिए भी हमारा पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। साफ सफाई तथा शिविर का उचित प्रबंध न होना, सीधी सी बात है कि सफाई वगैरह और शिविर, जो हमारे शिविर वगैरह हैं उसके अगर उचित प्रबंध नहीं होते हैं तो वो भी हमारे क्या होते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। विभिन्न इकाइयों द्वारा उनके विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों नहरों में विसर्जित, जैसे कि जो हमने आपको बताया कि इंडस्ट्री सिस्टम है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो उनके कचड़े हैं या गंदे पानी हैं वो सब भी नदियों में या नहरों में विसर्जित कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन को बढ़ावा वृद्धि मिलता है। ये हमारे सोर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ जो है, एक नेचुरल एंड एक मैन मेड पॉल्यूशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम इंसान ही पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं या पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, नेचुरल भी पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है कुछ हद तक। तो आज हम लोग यहाँ दो चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आगे आपको डायग्राम के माध्यम से भी, हमने फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। नेचुरल सोर्स, अब देखिए दो चीज़ हमने बताया आपको, एक नेचुरल और एक मैन मेड पॉल्यूशन। तो अब हम लोग नेचुरल सोर्स पढ़ते हैं कि कैसे नेचुरल हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। वायु प्रदूषक के प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल में आग, समुद्रीय लवण स्प्रे, जैविक क्षय, टेरपेन के प्रोटोकेमिकल ऑक्सीकरण, दलदल, अलौकिक नियक फूलों, बीजाणुओं के परागकण आदि हैं। पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद रेडियोधर्मी खनिज रेडियोधर्मिता के स्रोत हैं वातावरण में। तो नेचुरल से हमारे कैसे फैलते हैं भाई, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, जैसे अगर वायु से हमने आपको बताया कि वायु से और पानी से, और हमारे जो वायु पानी हो गया, और जो हम लोग मैन से जो फैलते हैं, तो अभी इसमें बोल रहा है कि जो वायु से हमारे पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं आगे, वो कैसे बढ़ रहे हैं हमारे ज्वालामुखी विस्फोट, स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से हमारे ज्वालामुखी के अंदर जब विस्फोट होता है तो उसके ज़रिए हम लोग हवा चलती है। अब वो जो हवा होती है, इतना उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जंगल में आग वाग लग जाती है। तो इसी कारण, यही सब कारण है नेचुरल सोर्स हैं हमारे पॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए। आगे ये देखिए, हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। नेचुरल पॉल्यूशन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे क्या है कि ज्वालामुखी हैं, ये जैसे जैसे विस्फोट हो जाते हैं, अंदर से विस्फोट होते हैं, तो कुछ इसके कण, कुछ इसके लावा सीधे डायरेक्ट समुद्र में जाते हैं अगर अगल बगल हैं, या तो फिर डायरेक्ट मिट्टी पे, अगर पानी वगैरह नहीं है तो मिट्टी पे जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम है। और या तो फिर ये क्या कह लीजिए कि ये एटमॉस्फेयर में इनकी जो धुआं वगैरह कह लीजिए, हिंदी साफ वर्ड में, धुआं वगैरह से हमारे एटमॉस्फेयर दूषित होते हैं, हमारा वातावरण दूषित होता है। तो नेचुरल का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका योगदान है, लेकिन मैन से कम है, हम लोग मानव से बहुत कम है, रेयर केस में है। ठीक है, आगे हम लोग मैन मेड देखेंगे। मानव निर्मित स्रोतों में थर्मल पावर प्लांट, जैसे आपको हमने बताया कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो मैन मेड हैं हमारे पॉल्यूशन। तो औद्योगिक इकाई, वाहन उत्सर्जित, जीवाश्म ईंधन जलाना, कृषि गतिविधि आदि सम्मिलित है। कहने का मतलब साफ है कि मानव निर्मित स्रोतों में थर्मल पावर प्लांट, तो जो थर्मल पावर प्लांट हमारे लगे होते हैं उससे हमारे क्या होते हैं कि पॉल्यूशन होते हैं।
औद्योगिक इकाई, औद्योगिक में हमारे जो लगे होते हैं जिससे हमारा गंदे पानी छोड़े गए या तो फिर कह लीजिए गंदे धुआं निकले हमारे एटमॉस्फेयर में, वाहन उत्सर्जन जो हमारे गाड़ी मोटर या फिर हमारे जो व्हीकल हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, ये तो ये सब क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे इफ़ेक्ट डालते हैं। इनका जो धुआं वगैरह होता है वो बहुत ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। जीवाश्म ईंधन जलाना, जैसे हमारे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे। कृषि गतिविधि आदि सम्मिलित है। कृषि गतिविधि की बात करें तो ये बहुत ही मिनिमम है कृषि गतिविधि। जनरली जो ये किसान भाई लोग अपना फसल वगैरह काटने के बाद जो जला देते हैं तो इससे प्रॉब्लम है, तो ये बताया गया। भारत में बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट प्रमुख स्रोत बन गया है। हमारे क्या है सिस्टम में कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो भारत में जाहिर सी बात है कि बिजली पैदा करता है और बहुत ही बड़ा स्रोत है ये बिजली के लिए भी, ठीक है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संचरण योजना के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा की बात करें जिससे हम लोग, तो वो नहीं हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है। उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक प्लाई पेश और 502 है, ठीक है। तो ये एक मतलब कि 50S02 जो आपको बताया गया ये भी एक प्रमुख कह लीजिए कि हमारे पॉल्यूशन को इफेक्टिव डालते हैं। उसके बाद कोयले की जो खपत है वो हमारी पॉल्यूशन को इफेक्टिव डालती है, और समान प्रदूषक का उत्पादन करना ये भी है हमारा, ठीक है। उत्सर्जन जैसे कि कपड़े की मिल हो गए और रिफाइनरी हो गए, रासायनिक उद्योग, हमारे केमिकल प्लांट वगैरह हो गए, कागज़ हो गए, यही सब चीज़ें जो है हमारी मैन मेड से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या है हमारा भाई, हमने आपको बताया कि जीवाश्म वगैरह जो हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं वो हो गया। थर्मल पावर प्लांट से हमारे पॉल्यूशन होते हैं, फैलते हैं एटमॉस्फेयर पे। हमारे औद्योगिक इंडस्ट्रीज प्लांट से हमारे फैलते हैं। फिर हमारे क्या हो गया कि कोयला वगैरह से, कोयले की खपत करते हैं तो उसमें जैसे जो हमारे कोयले वगैरह जलते हैं तो उससे हमारे पॉल्यूशन को इफ़ेक्ट देते हैं। हमारे रिफाइनरी इंडस्ट्रीज से, हमारे रासायनिक इंडस्ट्रीज से, हमारे कागज़ की इंडस्ट्रीज से, पेपर मिल वगैरह से, ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारी मैन मेड हम लोग के द्वारा फैलाया जाता है एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से ये हमारे पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से गंदे धुएं जो हमारे हैं जो एटमॉस्फेयर में छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है इससे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दे आर इफेक्टिव ऑन लिविंग इन इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड रिजिलेंस। कहने का मतलब ये है कि जीवित पर्यावरण और संबंधित कानून पर उनके प्रभाव। एक बार फिर से समझिएगा, जीवित पर्यावरण और संबंधित कानून पर उनके प्रभाव। तो भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था, परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान से नहीं जुड़ा था। सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधित कर 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सी आर्टिकल निकाला, 48A तथा 51A जी जोड़ा। ये 2 आर्टिकल जोड़ा हमारे गवर्नमेंट ने कौन से सन में, 1976 में। आर्टिकल्स 48A राज्य को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे, पहला जो आर्टिकल है, तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करे।
हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने ये आर्टिकल एक निकाला 48A में ये बोला गया है साफ साफ कि राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि आप भाई अपने अपने राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा करिए और उसमें सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वन्य जीव की रक्षा करें। और आर्टिकल 51A क्या है? आर्टिकल 51AG क्या है? नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि जैसे जो हम लोग हैं, हम लोग नागरिक हैं, हम लोग का भी कुछ कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति कि कर्तव्य प्रदान किया गया है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा इसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालुता रखें। भाई हम लोग हैं, गवर्नमेंट और नागरिक दोनों लोग मिलके अगर करेंगे, अपने पर्यावरण को सुधारेंगे तो ज़्यादा सुधरेगा। सीधी सी बात है कि पर्यावरण इसलिए हम लोग ज़्यादा इस पर जोर डालते हैं क्योंकि जब हमारा पर्यावरण सही रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रहेगा, तमाम तरह की बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे हम लोग लॉन्ग लाइफ, एक हमारी पृथ्वी जो होती है वो एक लॉन्ग लाइफ और जिएगी और अच्छे तरीके से रहेगी। ठीक है, तो हम लोग नागरिकों को क्या क्या अधिकार कर्तव्य प्रदान किया गया है भाई? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उसको रक्षा करने के लिए तथा उसको उठाने के लिए, ऊपर उठाने के प्रयास करने के लिए और सभी जीवधारियों के प्रति दयालुता रखने के लिए। कहने का मतलब साफ है कि जितने हमारे जीवधारी हैं हमारे पृथ्वी पे, सबके प्रति हम लोग दयालुता रखें, किसी को मारे नहीं, काटे नहीं, ये सब सारी चीज़ें। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है हमारे ये जनसंख्या वृद्धि होने लगी, औद्योगिक में वृद्धि होने लगा, शहरीकरण, लोग गांव को छोड़ के शहर में जाके बसने लगे। तो ये सब हमारे क्या है कि, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो क्वालिटी है पर्यावरण की वो निरंतर कमी आती गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नो डाउट एक दिन बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के प्रति। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि कैसा वीडियो लगा। थैंक यू वेरी मच।